हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जी सुनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, ये एनआईएस डीलेट इनवैलिड कैसे हुआ। एनआईएस के कोऑर्डिनेटर उस समय रहे प्रशांत कुमार जी से जानेंगे, जो कि बिजनौर से हैं। उस समय जब एनआईएस डीलेट कराया गया वो कोऑर्डिनेटर थे, इसमें प्रोफेसर हैं। तो इनसे जानेंगे और उन्होंने बताया कि भाई क्यों दिल्ली में प्रदर्शन ज़रूरी है इसके लिए भी, और एनआईएस डीलेट को वैलिड कराने के लिए प्रदर्शन ही एक रास्ता है। जो लीगल प्रोसीजर है, जो आप कोर्ट के माध्यम से जा रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन प्रोसीजर जो कि उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट जरूरी है। चलिए जानते हैं उन्हीं से। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा एनआईएस डीलेट परिवार है, मेरे भी अपने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट थे जब मैंने, और अभी प्रेजेंट में मैं स्टार्टिंग से ही जब एनआईएस डीलेट था 2017 और 19 में, अभी मैं एचओडी रहा हूँ डीलेट डिपार्टमेंट का, और अभी भी प्रेजेंट में हूँ धर्मवीर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, नूरपुर बिजनौर में एक डिग्री कॉलेज है। तो सर, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एनआईएस डीलेट है, यह डीएलएड जो है राजनीति का शिकार हो गया है। जब स्टार्टिंग में अगर मैं इसको लेकर के चलना चाहूँ आपसे, जब हमारी एनआईएस जो हमारा हेडक्वार्टर है नोएडा, तो जब हमारी मीटिंग होती थी तो वहीं पे सारी चीजें क्लियर थी। यह कोर्स 2 साल का था। जो इसका करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम रेगुलर डीएलएड से और ओडीएल मोड के करिकुलम को हम अगर कंपेयर करें तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे कोर्स लॉन्च हुआ, सही प्रक्रिया से लॉन्च हुआ, इम्प्लीमेंट भी सही हुआ और संस्था भी सही चुनी गई, जब इस कोर्स को कराया गया। बाद में क्या हुआ, बाद में जब इसको मान्यता देने की बात आई तो गजट के लिए, इसके लिए जो है क्या नाम, इन्होंने अपना उसको गजट में शामिल करने के लिए एक पत्र जारी किया, जो गजट में शामिल करने के लिए करते हैं। उसके बाद जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे, ठीक है, उनको चेंज कर दिया गया। और वो चेंज सिर्फ इसलिए किया गया कि इस कोर्स को कराने से कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का दबाव था, जो भाजपा सरकार के राजनीति की भेंट चढ़ा। क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज डीएलएड के, अगर हम यूपी की बात करें तो सारे कॉलेज भाजपा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, सब उन्हीं के कॉलेज हैं। तो ये प्रेशर बनाया गया। तो जब इस कोर्स को लॉन्च किया गया था, जो एचआरडी मिनिस्टर थे उनको हटा करके फिर निशंक जी को ये ले आए। इन्होंने बीच में ही एचआरडी मिनिस्टर को चेंज कर दिया। वो चेंज सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि इस कोर्स को करने से कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वालों को लॉस, क्योंकि पूरे देश में 12 लाख बच्चे थे, 12 लाख बच्चों को ये कोर्स कराया गया। ये कोर्स जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल जी थे। 2009 में एक एक्ट आया था कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वर्किंग टीचर हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या एडेड हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, उनमें जो भी अनट्रेन्ड टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको ट्रेन किया जाए, और वो ट्रेनिंग दी जाए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे सब आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उस टाइम पे आरटी एक्ट 2009 में जो निर्धारित की गई थी, उसी के तहत ये कोर्स कराया गया। ठीक है, राजनीति के कारण इसका बजट प्रकाशित नहीं किया गया। ठीक है, इन्होंने ही एनसीटी से मिलकर, जब निशंक जी एचआरडी मिनिस्टर बने तो निशंक जी ने एनसीटी से मिलकर बिहार में सबसे पहले वैकेंसी आई, वहां पर इन्होंने इसको जो है 18 मंथ कर दिया। जबकि जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था, हमारे पास भी जब इंफॉर्मेशन आई थी तो 18 मंथ का कोर्स नहीं था, क्योंकि जो 18 मंथ का सिलेबस है, 18 मंथ का जो करिकुलम है, सिर्फ हमने उसी को स्टडी किया है। जबकि जो टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग की अगर हम बात करते हैं, जो इंटर्नशिप होती है, उस इंटर्नशिप के मार्क्स टीचर्स ने, जो हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने हमें बाहर से अपने जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे थे वहां से ला करके दिए। 200 का 100, कोई फंडिंग करके कर रहा है, कोई हाई कोर्ट में केस करके कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में केस करके कर रहा है, वो तो एक अलग प्रोसीजर हो गया, वो लीगल प्रोसेस है, जो जिसके थ्रू हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे अलग हमें आंदोलन के द्वारा इस कोर्स को वैलिड कराना होगा। मेरा सजेशन सभी एनआईएस डीएलएड के स्टूडेंट्स से यही है कि आपको आंदोलन करना पड़ेगा। ये रीत समझ लो या ये कुछ भी समझ लो, क्योंकि कोई भी सरकार आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा है या कांग्रेस है या कोई भी, क्योंकि शासन अंग्रेजों ने भी करा है, भाजपा ने भी करा है, कांग्रेस ने भी करा है और अदर पार्टीज ने भी करा है। लेकिन कि मुंह में राम बगल में छुरी, सभी पार्टी ऐसा ही करती हैं। ठीक है, हमें
अगर एनआईएस डीएलएड को मान्यता दिलानी है तो आंदोलन करके ही दिलाया जा सकता है। बिना आंदोलन के कोई सरकार के जू कान पे जू नहीं रही, ये सच्चाई है। बिल्कुल। इसमें आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड वाले केस आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ेगी ना? आवाज उठाई सरकार नहीं सुनी, क्योंकि मैं भी अपने क्षेत्र में मैंने प्रयास किया है। जो हमारे यहाँ के जो एमपीज हैं, ठीक है, मैं 3 एमपी से अभी तक मिला हूँ। हमारे नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद, उनसे भी मेरी मीटिंग हो गई है। और सोनीपत के सांसद हैं हमारे गुरुजी हैं, जो प्रेजेंट में सोनीपत से सांसद हैं, उनसे भी मेरी बात हो गई है। और उनके थ्रू दीपेंद्र हुड्डा जी हैं हरियाणा के सांसद, वहां से भी उनसे भी मैं बात करने के लिए मैंने उनसे बोला है कि आप एक बार मेरी मीटिंग करा दीजिए। मैंने इन सबसे सेम ही बात रखी है कि जो है हमारा मैटर अगर हम ग्राउंड पे देखें, पेपर वर्क पर देखें, तो हमारा एनआईएस डीएलएड कहीं भी इनवैलिड नहीं है। एक भी डॉक्यूमेंट ये नहीं कहता कि एनआईएस डीएलएड 18 मंथ का कोर्स है। चंद्रशेखर जी ने आश्वासन दिया है कि मैं संसद में आपकी आवाज को उठाऊंगा। सतपाल ब्रह्मचारी जी जो कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं सोनीपत से, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं राहुल गांधी जी से मिलके इसको सदन में मुद्दे को उठवाऊंगा, क्योंकि सारी चीजें उन्होंने समझ ली हैं। सारे दस्तावेज मैंने उनको दिखाए हैं, ठीक है। कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है हमारे पास जो ये दर्शाता हो कि एनआईएस डीएलएड जो कोर्स कराया गया है वो 18 मंथ का हो। रेगुलर डीएलएड तो 18 + 6 मंथ में डिवाइडेड है। अगर हम बात करें रेगुलर डीएलएड की, तो वो भी 18 + 6 मंथ, क्योंकि 45 वर्किंग 30 वर्किंग डेज की टीचिंग होती है अगर हम रेगुलर डीएलएड की बात करें। अब हमें क्या पता कि वो टीचिंग करके प्रॉपर ला रहा है नहीं ला रहा है। हमें तो एक लीगल दस्तावेज हमें मिलता है, हम उसके ब्याह पे उसकी टीचिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही लीगल दस्तावेज हमें एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट ने दिया टीचिंग का। जो लीगल दस्तावेज हमें रेगुलर डीएलएड देते हैं, वही लीगल दस्तावेज हमें एनआईएस डीएलएड ने दिया। उस लीगल दस्तावेज के आधार पे हमने उसको मार्किंग जो हमें आगे फॉरवर्ड करनी थी, वो हमने नंबर फॉरवर्ड किए। तो इट इज सेम प्रोसेस, रेगुलर डीएलएड हो या एनआईएस डीएलएड हो। कुछ रेगुलर डीएलएड वाले बच्चे कहते हैं कि 12,000 रुपए में हो गया, 10,000 में हो गया, फ्री में हो गया। अरे भाई एक बात ये बताइए, मेरे पास, मैं बिजनौर में कोऑर्डिनेटर था, मेरे पास कोटद्वार लैंसडाउन जो वहां से करीब 150 किलोमीटर दूर है, वहां के बच्चे मेरे पास थे, वहां की महिलाएं मेरे जो है स्टूडेंट थी। उनको सैटरडे संडे आना, उनका कितना इन्वेस्ट हुआ होगा, किस तरीके से वो आए, उन्होंने रेगुलर क्लास ली, 8 बजे आते थे, शाम को 5 बजे जाते थे, ठीक है। सारा प्रोसीजर उन्होंने जो है कंप्लीट किया है। अब रेगुलर डीएलएड की बात करें तो हमें डाइट में 10,000 फीस है। मैं जो ये रेगुलर डीएलएड वाले बच्चे कहते हैं कि नहीं हम सर 80,000 रुपए देकर के डीएलएड कर रहे हैं, इन बच्चों ने 12,000 रुपए देकर डीएलएड कर दिया। अरे भाई डाइट में जो गवर्नमेंट सीटें हैं उनपे 10,000 फीस है। प्रोसीजर सेम, फीस डज नॉट मैटर, ठीक है। तो अब मेरी बात हुई है सांसद जी से, जो एमपी से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि अगर संख्या होगी, क्योंकि एनआईएस के कुछ स्टूडेंट ने 19 से 23 तक जंतर मंतर पे भरने की बात कही है। मेरे पास फोन भी आए थे कि सर हम जो है 19 को जा रहे हैं जंतर मंतर। तो मैंने जो एमपी से जब मैं मिला तो मैंने उनसे ये बात रखी कि सर कुछ बच्चे आएंगे वहां पर। उन्होंने मेरे से पूछा कि कितने स्टेट के बच्चे आ रहे हैं। मैंने उनको बताया कि सर असम, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के बच्चे वहां पर मौजूद रहे, केवल पंजाब को भी मैंने इंक्लूड किया। तो उन्होंने संख्या पूछी, उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे से कि संख्या कितनी हो जाएगी। तो मैंने उनको 500 से 1000 के बीच बताई कि मैंने उनसे बोला कि सर 100 बच्चे हम एक ही स्टेट से बुला रहे हैं, 100 असम से आ रहे हैं, 100 बिहार से आ रहे हैं, 100 झारखंड से, 100 यूपी से, 100 उत्तराखंड से। तो मैंने उनको 500 के आसपास बताया। तो उन्होंने, दोनों सांसदों ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर आपकी वहां संख्या होती है तो हम जंतर मंतर आएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी साथ तभी देगा जब हम यूनिटी में होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी एनआईएस डीएलएड के नेतृत्व करता है, नाम लेना चाहूंगा, नंदन बोरा जी हूँ, विश्वनाथ जी हूँ, पप्पू यादव सर हूँ, इवन कार्तिक जी हूँ, किसी जो कोई भी है, मैं उन सभी नेताओं से जो एनआईएस डीएलएड को राजनीति की तरफ लेकर के जा रहे हैं, वोट डालने का काम कर रहे हैं, एक मंच पर आए, ठीक है। जब सारे एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट उनको लीगल सपोर्ट के लिए फंडिंग कर रहे हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो एक दिन टाइम निकाल करके
क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो एक दिन टाइम निकाल करके उन बच्चों के साथ दिल्ली आए? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए सर, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि वो एक दिन का समय निकाल करके वो लोग उन बच्चों के साथ दिल्ली आए? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। और वो आएंगे। अरे उससे कुछ नहीं होगा। वो मैं उनके वीडियो देता हूँ, वो कहते हैं कि दिल्ली जाने से कुछ नहीं होगा। मैं उनको मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि दिल्ली जाने से मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं होगा, लेकिन यूनिटी तो क्रिएट होगी। जो हम बिखरे हुए हैं, जो एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट बिखरे हुए हैं, वो एकजुट तो हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई किसी को संशय नहीं रहेगा कि ना हाँ पप्पू जी नहीं आए या विश्वनाथ जी नहीं आए या बोरा जी नहीं आए, ठीक है, तो वो सारे लोग एक मंच पर आ जाएंगे, तो उससे यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। उसमें मदद उनको भी मिलेगी, लीगल सपोर्ट के लिए उनको फंडिंग भी ज्यादा होगी, ठीक है, और कोई सपोर्ट भी अगर चाहिए होगी उनको तो वो सपोर्ट भी मिलेगी। यहाँ तक कि मैं खुद मेरे पास इतना वर्किंग लोड होता है सर, मैं बताता हूँ आपको। मैं डिपार्टमेंट मेरा कंप्यूटर साइंस है, बायो डिपार्टमेंट में डीएलएड हूँ, और कॉलेज का बहुत काम होता है। उसमें से टाइम निकाल करके जब भी मुझे टाइम मिलता है, और बच्चे जो भी बच्चे एनआईएस डीएलएड वाले दिल्ली आते हैं, तो मैं वहां पर प्रेजेंट होता हूँ। मैं वहां पर प्रेजेंट होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मेरे पास भी है